तो फिल्म के शुरुआत में हम एरियल एक्टन नामक एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो कि प्रिंट मीडिया में काम करती है। एरियल 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसे अकेले किसी बड़े आर्टिकल को लिखने का मौका नहीं मिला है, जबकि एरियल के आइडियाज अक्सर अच्छे होते हैं। एरियल का बॉस स्टैन सलिवन भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और उसके आइडिया पे दूसरों को लिखने कह देता है। अब एक दिन पता चलता है कि 1990s का एक पॉप सुपरस्टार एल्फ्रेड मोरेटी अपना कमबैक कर रहा है आफ्टर 30 इयर्स। जी हाँ, मोरेटी को लोग आज तक का सबसे बड़ा स्टार मानते थे और उसकी कई सिंगल्स हमेशा चार्ट पे नंबर 1 ही रही थी। लेकिन फिर अचानक से मोरेटी गायब हो गया था, लेकिन अब जाके 30 साल बाद वो अपनी एक नई एल्बम लॉन्च करने वाला था। नाउ टिपिकल स्टाइल में पहले मोरेटी का एजेंट सोल डैड यूसुफ नए एल्बम को अनाउंस करता है और इस अनाउंसमेंट से चारों तरफ हंगामा मच जाता है। वो ये भी बताता है कि रिलीज से पहले मोरेटी कुछ चुनिंदे लोगों को इनवाइट करेगा और उनके लिए एल्बम एक्सक्लूसिवली प्ले करेगा। नाउ ये इनवाइट मीडिया के कुछ जाने माने लोगों को जाता है, जिनके बारे में मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनवाइट एरियल के बॉस सलिवन को भी आया था। अब सलिवन को इनवाइट मिलना एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो बड़े प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को चलाता था, बट व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड इज कि इनवाइट एरियल को भी आता है। जी हाँ, वही एरियल जो कि सिर्फ 3 साल से मीडिया इंडस्ट्री में है और ऐसा कुछ बड़ा लिखी भी नहीं है। बस फिर क्या था, एरियल और सलिवन इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं और मोरेटी इन्हें प्राइवेट प्लेन से फ्लाई करवाता है टू द नियरेस्ट एयर बेस फ्रॉम हिज प्लेस। वहां मोरेटी का एक आदमी यॉग इन्हें वेलकम करता है और फिर इन दोनों को बस में बैठने बोलता है ताकि ये बस इन्हें मोरेटी के लोकेशन तक लेके जा सके। इस बस में हम बाकी लोगों से मिलते हैं जिन्हें मोरेटी की इनविटेशन मिली थी। ये थी टॉक शो होस्ट क्लारा, देन पेपराज़ा बियांका, रेडियो शॉक जॉक बिल और इन्फ्लुएंसर एमिली। तो इन सबको बस में मोरेटी के यूटा वाले कंपाउंड की तरफ ले जाया जाने लगता है और रास्ते में एरियल वही किताब पढ़ रही थी जो कि इनकी इन्विटेशंस के साथ आया था। इस किताब की एक लाइन यहाँ हाईलाइट की जाती है, which was teach them young and the world will be yours। अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फॉर नाउ बस मोरेटी के यूटा कंपाउंड में पहुंचती है, जहां कंपाउंड के बाहर कई फैंस खड़े थे। I mean, कुछ फैंस करते हैं ना अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर के बाहर जाके खड़े हो जाना, वैसा ही कुछ। अब कंपाउंड के अंदर कई लोग सेम तरह की ड्रेस पहन के अलग अलग काम कर रहे थे और ये सभी लोग यहीं इसी कंपाउंड में रहते हैं। तो जैसे ही ये गेस्ट्स यहाँ अराइव करते हैं, सबसे पहले इनका फोन ले लिया जाता है और इन्हें एक वास भी गिफ्ट किया जाता है। फिर इन सभी को इनके रूम्स असाइन किए जाते हैं। अब उस रात डिनर पार्टी पे मोरेटी फाइनली आता है और वो एक जोक मार के सबका ध्यान खींचता है। अब जोक कुछ मच्छर वाला था, which is not important, but what's important is कि इस डिनर से पहले सभी लोगों में एक ही ब्रेड का टुकड़ा पास किया जाता है, जिससे सब एक बाइट लेते हैं। फिर सब डिनर शुरू करते हैं और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भले एरियल को यहाँ एक्सक्लूसिवली इनवाइट किया गया है, लेकिन एरियल का बॉस सलिवन उसे किसी जूनियर असिस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। जहाँ बाकी गेस्ट्स मोरेटी वाले टेबल पे बैठे थे, वहीं एरियल थोड़ी दूर बैठती है और एरियल के साथ यहाँ एक छोटी लड़की भी बैठी थी जिसका नाम मॉड था। डिनर टेबल पे एरियल यॉग से बात करती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं जो कि सिमिलर से ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, ये लोग खुद को लेवलिस्ट्स बुलाते हैं। आप इसे कल्ट की तरह मान सकते हो जिसका हिस्सा मोरेटी भी है। इनफैक्ट कई टैलेंटेड लोगों को इन्विटेशन देके कल्ट ज्वाइन करवाया गया है, इंक्लूडिंग यॉर्ग। यॉर्ग पहले हार्डन हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर था, लेकिन मोरेटी उसे कॉल करके यहाँ बुलाया और तब से यॉर्ग यहीं पे बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। इन शॉर्ट वो लेवलिस्ट्स कल्ट का हिस्सा बन गया है। एरियल तुरंत समझ जाती है कि यहाँ चीजें थोड़ी अजीब है, लेकिन बाकी जो 5 गेस्ट थे वो तो मोरेटी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लग्जरी एक्सपीरियंस को फील करने में बिजी थे। खैर, इसके बाद सभी गेस्ट्स को एक प्राइवेट 24/7 कॉन्सियर्ज दिया जाता है, यानी इनके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा इनकी मदद करने के लिए। एरियल के साथ जो लेडी कॉन्सियर्ज रहने वाली थी उसका नाम बेले था। अब एरियल जो कुछ भी यहाँ देख रही थी उसे वो एक बुक में नोट डाउन कर रही थी और यहाँ एरियल नोटिस करती है कि हर एक लेवलिस्ट्स के हाथ में स्कार्स थे। इसके बाद सभी गेस्ट्स अपने रूम में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गेस्ट के लैपटॉप्स वगैरह भी निकाल लिए गए हैं और इन्हें सब कुछ जाते टाइम वापस किया जाएगा। नाउ द शॉकिंग पार्ट वाज कि इन सभी गेस्ट्स पे कैमरे से नजर रखा जा रहा था, इवन इन देयर वॉशरूम्स। इनमें से एक गेस्ट बिल मसाज ले रहा होता है जब कुछ लेवलिस्ट्स आगे उसे समाप्त कर देते हैं। अब अगली सुबह एरियल जॉगिंग करने निकलती है और बिले भी उसके साथ साथ पीछे पीछे भाग रही थी। जॉग करते हुए एरियल एक एरिया में पहुंचती है जहां मोरेटी बैठा हुआ था। यहाँ एरियल मोरेटी से डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि ये जो लेवल कल्ट है या लेवलिस्ट्स हैं, ये किस तरह का कल्ट या रिलीजन है और क्या इस रिलीजन का फाउंडर खुद मोरेटी है। ये सुन के मोरेटी कहता है कि उसके पहले से लेवल एग्जिस्ट करती है और वो बस इसका एक मेंबर है। इस पे एरियल पूछती है कि आपकी रिलीजन क्या करती है। लाइक हर रिलीजन के लोग कुछ तो करते हैं, मास अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, वैसे ही आपकी ये रिलीजन क्या करती है। इस पे मोरेटी कहता है कि हम वैसा कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ
एक काम है जो हम लोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइविंग। और डाइविंग की प्रक्रिया दिखाने के लिए मोरेटी एरियल को एक टेंट में लेके जाता है। यहाँ एक लेवलिस्ट ऑयस्टर्स को चाकू से ओपन कर रहा था ताकि वो इसके अंदर से नेचुरल पर्ल यानी मोती निकाल सके। लेवलिस्ट इसी मोती को पहनते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को डाइविंग कहते हैं, जो कि टर्न बाय टर्न हर एक लेवलिस्ट को करना होता है। नाउ डाइविंग में ही कभी कदार चाकू इनके हाथ में लग जाता है, आई मीन ऑयस्टर्स खोलते वक्त ही, और इसी कारण सभी लेवलिस्ट के हाथ पे स्कार्स हैं। यहाँ मोरेटी ट्रू बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है, जिसका कोई खास सेंस नहीं बन रहा था। खैर इसके बाद एरियल अपने कमरे में जाती है, जहाँ एकदम से कुछ लेवलिस्ट्स आते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं, क्योंकि अब मोरेटी इनके लिए प्राइवेट परफॉर्मेंस देने वाला था। ये तैयार करना एंड ऑल काइंड ऑफ जबरदस्ती किया जा रहा था, और यहाँ रेचल नाम की एक लेवलिस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो एरियल को तैयार करे। अब तैयार होने की सबसे अजीब रिचुअल ये थी कि सभी गेस्ट्स के प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी ट्रिम किए जाने थे, एंड ऑफ कोर्स एरियल इससे ओके नहीं थी। स्टिल रेचल कहती है कि जो भी मोरेटी से आज तक मिला है उसे ऐसा करना पड़ता है, इवन इफ वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो। ऐसे में न चाहते हुए भी एरियल को ये करवाना पड़ता है। और ये सब होने के बाद एरियल, सलिवन, क्लारा, बियॉन्का एंड एमिली फाइनली मोरेटी की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। जाने से पहले ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि बिल कहाँ है, और इस पे इन्हें बोला जाता है कि बिल एक लॉन्ग मसाज ले रहा है, जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि बिल को तो इन्होंने खत्म कर दिया है। खैर तो परफॉर्मेंस शुरू होता है, जो कि मेरे हिसाब से तो एकदम मिड था, और एरियल भी इस परफॉर्मेंस को खास एंजॉय नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी गेस्ट्स एकदम ऐसे एक्ट कर रहे थे एज इफ ये वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट मोरेटी इन सब के साथ थोड़ा अभद्र डांस भी करता है। इस सीन से क्लियर था कि ज्यादातर ह्यूमंस बड़े लोगों के सामने उनकी चाटने लग जाते हैं, इवन इफ चीजें अच्छी ना हो, लेकिन एरियल ऐसी नहीं थी। परफॉर्मेंस के दौरान एमिली एकदम से खांसने लगती है और उसे मेडिकल केयर देने के लिए लेवलिस्ट लेके जाते हैं। अब परफॉर्मेंस के बाद एरियल और सलिवन मोरेटी से बात करते हैं, जहां सलिवन तो बस मोरेटी की हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन एरियल मोरेटी से लेवलिस्ट्स की आइडियोलॉजी पूछती है। मोरेटी बताता है कि लेवलिस्ट जो है वो मानते हैं कि हर उस इंसान में भगवान है जो कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे जब मोरेटी अपने टॉप एल्बम्स लिखा था, बनाया था, गाया था, तो उस वक्त वो एक भगवान था। इनफैक्ट जब भी कोई कुछ नया बनाता है, इवन इफ इट्स समथिंग लाइक शू हॉर्स, तो उस मोमेंट में वो एक भगवान की तरह है। इस पे एरियल काउंटर क्वेश्चन करती है कि फिर तो नॉर्मल लोग की लेवलिस्ट्स की नजर में कोई जगह ही नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नया नहीं बनाते। ये सुन के मोरेटी बात घुमाने लगता है कि ऐसा नहीं है, हम लेवलिस्ट इसका उल्टा सोचते हैं और सबके पास कुछ क्रिएट करने का मौका जरूर होता है। खैर इस डिस्कशन के बाद एरियल अपने बॉस सलिवन से रिक्वेस्ट करती है कि सलिवन उसे इस जगह के एक्सपीरियंस के बारे में एक सेकेंडरी रिपोर्ट लिखने दे। मतलब मेन वाली तो ऑफ कोर्स सलिवन ही लिखेगा अबाउट द एल्बम एंड मोरेटी, क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन एरियल एक सेकेंडरी छोटी सी रिपोर्ट लिखना चाहती थी जो कि सिर्फ लेवलिस्ट्स के बारे में होगी। सलिवन एरियल को इसके लिए मना करता है और तभी एक एरो सलिवन के शोल्डर के आर पार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक लेवलिस्ट बच्चा तीर चलाना सीख रहा था और गलती से ये एरो सलिवन को लग गई। सलिवन को तुरंत मरहम पट्टी कराने ले जाया जाता है और एरियल इससे शॉक में थी। अब उस शाम सलिवन मरहम पट्टी करा के अपने कमरे में बाकी गेस्ट्स के साथ पी रहा होता है और एरियल भी यहाँ आती है। एरियल कहती है कि उसे लेवलिस्ट्स ठीक नहीं लग रहे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सलिवन पे तीर जानबूझकर मारा गया हो। इनफैक्ट इन्हें अब तक बिल नहीं दिखा था और परफॉर्मेंस के बाद से एमिली भी गायब थी। सभी यहाँ एरियल की बातों को हल्के में लेते हैं और सलिवन काइंड ऑफ ये तक कह देता है कि तुम्हारी ऐसी ही छोटी सोच की वजह से तुम जूनियर हो और हम सीनियर। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम ये भी समझ पाते हैं कि यहाँ मौजूद हर गेस्ट कभी न कभी मोरेटी का मजाक बनाया था, चाहे वो पॉडकास्ट पे हो, इंटरव्यूज पे, आर्टिकल्स में और एनीथिंग एक्सेप्ट एरियल। एरियल ऐसा कभी नहीं की थी। एनीवेज अगली सुबह एरियल अपने कॉन्सियर्ज बेले से छुप के खिड़की से बाहर निकलती है और वो इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगती है। बाहर वो एक बान नोटिस करती है जिसके अंदर अजीब तरह के एनिमल्स जार में स्टफ्ड थे। एरियल से देखने लगती है, लेकिन एरियल एक बात नोटिस नहीं करती कि बान के पीछे बिल का मृत शरीर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बेले और रेचल को पता लगता है कि एरियल कमरे में नहीं है और ऐसे में ये लोग एरियल को खोजना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग एरियल को ढूंढते हैं, एरियल एकदम हाइपर एक्ट करती है और वो डिमांड करती है कि उसे इमीडिएटली यहाँ से घर वापस जाना है। अब तक मोरेटी भी यहाँ आ चुका था और वो एरियल से पूछने लगता है कि क्या उसकी खातिरदारी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। एरियल कुछ जवाब नहीं देती, रादर वो यहाँ से जाने की रट लगाई रहती है। ऐसे में यॉर्ग और बाकी लेवलिस्ट्स कहते हैं कि इनकी बस फिलहाल बाहर है और उसे आने में 45 मिनट तक लगेगा और इनकी जो एटीवीज है वो बस 10 मील तक ही जा पाएगी, जिसके बाद 40 मील और कुछ नहीं है तो एरियल फंस जाएगी। यहाँ मॉड नामक बच्ची भी रोने लगती है, सेइंग कि उसका एक पपेट शो होने वाला है जिसे एरियल को देखना ही होगा बिफोर गोइंग बैक। ऐसे में एरियल इस शर्त पे मान
जाती है कि वो पपेट शो के बाद तुरंत वापस चली जाएगी। बाय द वे, सलिवन और बाकी गेस्ट्स यहाँ शक्ल बना रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से एरियल अपने होस्ट के साथ बुरा बिहेव कर रही है और बिना मतलब सीन क्रिएट कर रही है। खैर, तो आगे पपेट शो के लिए ये लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ इन्हें बीन बैग पे बैठाया जाता है और शो का नाम था द ट्रेजेडी ऑफ बिली। इस शो में पपेट्स के थ्रू एक फेमस स्टार को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द रिपोर्टर्स होते हैं और ये रिपोर्टर्स इस स्टार से एकदम पर्सनल और घटिया किस्म के सवाल पूछ रहे थे। इन रिपोर्टर्स को रैट के पपेट्स के रूप में दिखाया गया होता है एंड इट वाज क्लियर कि ये शो जर्नलिस्ट्स के ऊपर एक तमाचा है कि कैसे वो सेलेब्स की लाइफ बिगाड़ देते हैं। अब क्योंकि यहाँ सारे गेस्ट जर्नलिस्ट या पैपराज़ी ही थे तो उन्हें ये शो पसंद नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एरियल जिस बीन बैग पे बैठी थी वो हिलना शुरू होता है। एरियल तुरंत उठती है और अगले ही क्षण इमली इस बैग से बाहर निकलती है जिसका पूरा शरीर फूला हुआ था। दरअसल इमली को पीनट एलर्जी या ऐसे ही कोई एलर्जी थी और ये मोस्टली एलर्जी का ही रिएक्शन हो रहा था जो कि ये लेवलिस्ट जान के करवाए थे, फिर उसे बीन बैग में भर दिए थे। इमली को इस हाल में देख सारे गेस्ट्स भागने लगते हैं लेकिन लेवलिस्ट इन्हें मार पीट के इसी जगह पे अंदर कैद करके रखते हैं। इस पॉइंट पे मोरेटी अपना भाषण शुरू करता है कि उसके नए एल्बम का नाम है सीजर्स रिक्वेस्ट। वो बताता है कि एल्बम का नाम सीजर्स रिक्वेस्ट क्यों पड़ा। यहाँ वो जूलियस सीजर की कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार कुछ पायरेट सीजर को कोई आम इंसान समझ के किडनैप कर लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब सीजर छूटा तो वो इन सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि क्योंकि पायरेट्स सीजर को एक आम आदमी समझ रहे थे तो वो सीजर के लिए उतना ही रैंसम या कम पैसे मांगे थे, मतलब जितना वो एक आम आदमी को किडनैप करने के बाद मांगते होंगे। ऐसे में सीजर किडनैपर्स से बोले थे कि रैंसम अमाउंट बढ़ाओ क्योंकि सीजर वाज अ बिग रूलर और उसके लिए इतना कम रैंसम अमाउंट बेइज्जती जैसा है। अब इस कहानी से आप व्यूअर्स जो भी मतलब निकालो, लेकिन मोरेटी ये मतलब निकाला है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल ही होता है, इवन एट द मर्सी ऑफ पेजेंट्स। इन शॉर्ट वो खुद को या अपने जैसे क्रिएटर्स को रॉयल बोल रहा है और बाकी जो पैपराज़ी या जर्नलिस्ट हैं वो सब पेजेंट्स हैं। इस पॉइंट पे सलिवन, क्लारा और बियांका भागने की कोशिश करते हैं जिसके परिणाम अनुसार लेवलिस्ट्स बियांका और सलिवन को समाप्त कर देते हैं। वहीं एमिली स्वेल होके या फूल के खुद ही खत्म होती है। क्लारा को ये लोग नहीं मारते लेकिन उसकी विग को इतनी जोर से सर से चिपकाया गया था कि विग खींचने पे उसका सर ही फटने लगा था। इसी भाग दौड़ का फायदा उठा के एरियल खिड़की से बाहर कूदती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो मोरेटी के म्यूजियम में पहुंच जाती है जहाँ उसे मोरेटी का ढेर सारा सामान मिलता है, जैसे उसका एक स्टफ्ड कुत्ता डॉबरमैन एंड देन मेनी मोर थिंग्स। लेकिन यहाँ कुछ अजीब चीजें थी, लाइक ढेर सारी वाइन्स थी, देन जहर था और बिल का अलग किया हुआ सर एज मैंटल पीस लटका हुआ था स्टफ करके। एरियल इससे घबराती है क्योंकि इतनी सारी वाइन और जहर का सिर्फ एक मतलब था एंड दैट इज कि ये जो लेवलिस्ट हैं वो एक साथ खत्म होने का प्लान कर रहे हैं। अब क्योंकि लोग एरियल को ढूंढ रहे थे तो एरियल टब में छिपती है, लेकिन बेल एक खिड़की से एरियल पे हमला कर देती है और इसी हाथापाई में एरियल बेहोश हो जाती है। ना जब एरियल को होश आता है तो वो एक चेयर पे खुद को बंधा पाती है और उसके ऑपोजिट क्लारा बंधी थी। यहाँ सभी लेवलिस्ट्स एक कल्ट की तरह खड़े थे और मोरेटी एज यूजुअल अपना भाषण दे रहा था। यहाँ सबके लिए वाइन सर्व किया जा रहा था जो कि क्लारा और एरियल को भी पिलाया जाता है। एरियल को डाउट था कि हो न हो वाइन के अंदर जहर है और इसलिए एरियल रेजिस्ट कर रही थी। नाउ रेचल यहाँ एरियल के करीब आती है एंड फॉर सम रीजन वो एरियल की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, वो चुपके से उसके हाथ के बंधनों को काट देती है, देन कहती है कि एरियल गेट की तरफ भागे, वहां से राइट लेके तब तक भागती जाए जब तक उसे लाइट न दिख जाए। सो यस, जैसे ही सब वाइन पीते हैं एरियल रेचल को प्लान्ड वे में धक्का देके भागती है और वो एक एटीवी लेके यहाँ से निकलती है। इस भगदड़ में मोरेटी के कपड़े और शरीर में आग लग जाती है। हालांकि इस आग को तुरंत बुझाया जाता है, विच मीन्स मोरेटी को कुछ खास हार्म हुआ नहीं। वहीं एरियल भाग रही थी और बेले एक दूसरे एटीवी से उसका पीछा कर रही थी। एरियल फाइनली कंपाउंड के गेट तक पहुंचती है जहां मोरेटी का एक फैन अपनी कार लेके खड़ा था। एरियल उसे बातें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो एक फैन बॉय की तरह अलग ही मिजाज में था। जब एरियल देखती है कि बेले उसके करीब आ रही है तो वो इस फैन बॉय से उसकी चाबी छीन के कार लेके भाग निकलती है। सो यस, एरियल फाइनली बच गई थी एंड वी कैन अज्यूम कि क्लारा और फैन बॉय को भी लेवलिस्ट्स निपटा ही दिए होंगे। अब यहाँ से कहानी 2 साल बाद की आती है जहाँ एरियल अपनी इस पूरी एक्सपीरियंस को एक बुक में लिख दी थी और ये किताब अब बेस्ट सेलर किताब बन चुकी थी एंड एरियल भी काफी फेमस हो गई थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जब एरियल कंपाउंड से भागी थी तो भाग के वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस मोरेटी कंपाउंड पे गए थे और वहाँ उन्हें एक भी लेवलिस्ट या उनकी लाश नहीं मिली। वहाँ बस मोरेटी था जो कि ओपन में अपना पियानो बजा रहा था और वहाँ सिर्फ 5 लाशें थी जो कि थी क्लारा, सलिवन, एमिली, बियांका एंड बिल की लाश। इन 5 कत्लों के लिए मोरेटी को अरेस्ट कर लिया गया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया और मोरेटी अपने गुनाह को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिलहाल मोरेटी जेल में है और एरियल अपनी बुक टूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बिजी रहती है। अब एक इंटरव्यू के दौरान एरियल को मोरेटी के एजेंट सोल डैड यूसुफ का कॉल आता है जो कि बताता है कि मोरेटी जेल में एरियल को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। एरियल पिछले 2 साल से कई बार मोरेटी की इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ये जान सके
कि आखिर मोरेटी ये सब क्यों किया, लेकिन मोरेटी उसे कभी इंटरव्यू दे ही नहीं रहा था। लेकिन आज अचानक मोरेटी खुद एरियल को बुला रहा था फॉर एन इंटरव्यू। जो भी हो, एरियल इस इंटरव्यू के लिए जाती है और यहाँ कुछ शॉकिंग बातें रिवील होती हैं। सबसे पहले तो मोरेटी पॉइंट आउट करता है कि एरियल की बुक्स में कुछ बातें गलत थी, लाइक उनकी पहली मुलाकात के दौरान वो एलिगेटर बूट्स नहीं बल्कि पाइथन बूट्स पहना था। ये सुन के एरियल वाज लाइक डज इट इवन मैटर, क्योंकि मुझे ये जानना है कि तुमने उन 5 लोगों को क्यों मारा। यहाँ मोरेटी एक्सप्लेन करता है कि प्रिमिटिव मेन जो थे, यानी काफी पुराने समय जो लोग थे, वो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। तब हमेशा लीडर वो होता था जो कि फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, लीडरशिप पोजीशन पे वो लोग आए जो कि लेफ्ट ब्रेन से शार्प हो। बेसिकली लेफ्ट ब्रेन की मदद से हम पॉलिटिक्स की सोचते हैं, आईवी लीग कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ाई में टॉप करते हैं, बेसिकली हर वो इंटेलिजेंट काम करते हैं जो कि हमें एज ए लीडर स्थापित कर देती है। लेकिन इन लीडर्स ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज चारों तरफ गरीबी है, हर देश एक दूसरे से लड़ रही है एंड ऑल दैट। सो इट्स टाइम कि दुनिया राइट ब्रेन शार्पनेस को महत्व दे और ऐसे लोगों को लीडर बनाए। अब राइट ब्रेन किस चीज के लिए काम आता है? वेल, क्रिएटिविटी के लिए, जैसे कि सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, ऑल दैट। सो मोरेटी के हिसाब से अब उस जैसे बड़े क्रिएटर्स को दुनिया चलाने का मौका मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट लेवल कल्ट वाज ऑल अबाउट। अगर आपको ध्यान हो तो मोरेटी पहले भी क्रिएटर्स को गॉड से कंपेयर किया था और लेवल कल्ट में हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में हाईली क्रिएटिव था। उनका मोटो भी था कि टीच देम यंग एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स, यानी बच्चों को ये सब क्रिएटिविटी बचपन से सिखाओ ताकि वो आपके पद चिन्हों पे चले और दुनिया उनकी हो। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों मोरेटी उन 5 मीडिया वाले लोगों को मारा था, क्योंकि ये लोग हमेशा आर्टिस्ट वगैरह से उल्टे सीधे सवाल करते थे और इनके बारे में उल्टी सीधी बातें छापते थे या फिर उल्टी सीधी वीडियोस बनाते थे। नाउ द बिग ट्विस्ट वाज कि 2 साल पहले वाली फाइनल शोडाउन नाइट पे वाइन के अंदर जहर नहीं था, यानी सारे लेवलिस्ट्स आज भी जिंदा हैं और वो हमारी दुनिया में ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे लेवल कल्ट को बढ़ा रहे हैं और उनका प्लान एकदम सटीक रहा। कैसे? वेल, एरियल अपनी बुक में इस कल्ट के बारे में खूब लिखी है और इससे कहीं ना कहीं ये कल्ट बढ़ने लग गया है, मतलब फ्री में प्रचार हुआ है। जी हाँ, कहते हैं ना वो फ्री पब्लिसिटी। और इस काम के लिए मोरेटी एरियल को इसलिए चुना था क्योंकि वो हार्ट से ट्रू थी, मतलब अभी तक करप्ट नहीं हुई थी लाइक अदर जर्नलिस्ट्स, और वही इनके लेवल कल्ट को दर्शाने में जस्टिस दे सकती थी। ये सब सुन के एरियल वो शॉक्ड, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ एकदम प्लान था और एरियल इस शतरंज के खेल में बस एक प्यादा थी जिसे मोरेटी ही कंट्रोल कर रहा था। इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स ये भी समझ गए होंगे कि क्यों रेचल एरियल को आजाद कर दी थी, क्योंकि दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड। मतलब एरियल को आजाद करना भी प्लान के तहत ही हुआ था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो फैन जो कि गाड़ी लेके एन मौके पे कंपाउंड के बाहर खड़ा था, वेल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो भी एक लेवलिस्ट ही था जिसे वहां प्लांट किया गया था ताकि एरियल आसानी से एस्केप कर सके। देन एरियल बुक लिख सके जिससे इनके कल्ट की टीचिंग्स और स्प्रेड हो जाए इनडायरेक्टली। तो हाँ, अब तक जो एरियल सोच रही थी कि वो बच के निकली, वेल उसे बचा के निकाला गया था प्लान के तहत। और ये सब जानने के बाद एरियल यहाँ से उठ के चली जाती है। तो कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो फिल्म के दौरान हमें टुकड़ों में दिखाई जाती है, लेकिन मैं आपको एक बार में बता देता हूं। तो हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम केटी है और वो एक पेशेंट को सीपीआर दे रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केटी इस पेशेंट को बचा नहीं पाती और केटी वहीं उस लाश के ऊपर एक अजीब सी स्थिति में आकर आसमान को घूरने लगती है। यह हादसा केटी को बुरी तरह से अफेक्ट करता है और वी कैन से कि उसके अंदर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। इस घटना के कुछ वक्त बाद हम वापस से केटी को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी है। इतनी बदल गई है कि वो खुद को केटी नहीं बल्कि मॉड कहती है। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं केटी बोलूं या मॉड, दोनों सेम ही इंसान को रेफर कर रहे होंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि केटी क्यों खुद को मॉड कह रही है और वो किस तरह से बदल गई है। वेल, पहले सीन में जो सदमा केटी को लगा था उसके बाद से वो अपने अतीत यानी पास्ट को दफनाने के लिए एक नया नाम और नई पहचान अपना ली है। मॉड एक कट्टर रोमन कैथोलिक बन चुकी है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी का हर पल अब भगवान की निगाहों में है। जहां केटी एफ्रा हॉस्पिटल में एक नर्स थी, वहीं मॉड एक प्राइवेट पैलिएटिव केयर नर्स बन गई है। यानी कि मॉड एक प्राइवेट फर्म के थ्रू प्राइवेट वे में उन लोगों की देखभाल करती है जिनकी मौत करीब है। मॉड को यहाँ एक नया असाइनमेंट मिलता है जहां उसे अमांडा कोल नामक लेडी का ख्याल रखना था। अमांडा अमेरिका की एक मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रह चुकी है जो अब स्टेज 4 लिम्फोमा के कारण अपने आखिरी दिन एक बड़े से पुराने से समुद्र किनारे बने घर में गुजार रही है, दैट टू इन इंग्लैंड। ये घर जितना खूबसूरत है उतना ही अकेला भी, बिल्कुल अमांडा की तरह। अमांडा अपनी लाइफ को हर उस तरह से एंजॉय करना पसंद करती है जिसे शायद कई लोग गलत माने, स्पेशली न्यूली कन्वर्ट मॉड, लाइक शराब पीना, सिगरेट पीना, लोगों से इंटीमेट होना, पार्टी करना इत्यादि। इसके अलावा अमांडा खत्म हो जाने के ख्याल से बहुत ज्यादा डरती है और अपनी बीमारी के कारण अमांडा के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अब जब मॉड अमांडा का ख्याल रखने आती है तो वो अमांडा के लाइफस्टाइल को अप्रिशिएट नहीं करती, स्टिल वो अमांडा का ख्याल रखती है और यहाँ
मॉड को अमेंडा में एक पर्पस दिखता है। पर्पस बोले तो मॉड को ऐसा लगने लगता है कि भगवान ने उसे एक खास काम के लिए चुना है और वो काम अमेंडा का बस ख्याल रखना नहीं बल्कि उसे सही राह पे लाना है। अमेंडा एक एथिस्ट थी, यानी वो भगवान में नहीं मानती थी, और अब मॉड का काइंड ऑफ मिशन हो गया था कि वो अमेंडा को भगवान में मनवा के रहेगी, जिससे अमेंडा की सोल को एक सही रास्ता मिलेगा। इन शॉर्ट मॉड अमेंडा के खत्म होने से पहले उसकी आत्मा को बचाना चाहती थी। तो एक बार अमेंडा मॉड की रिलीजियस लॉकेट को देखती है और उससे इसके बारे में सवाल करती है। मॉड अमेंडा को अपनी रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताने लगती है, लेकिन अमेंडा तो एथिस्ट थी ना, इसीलिए वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब उस रात अमेंडा से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है और जब तक ये फ्रेंड अमेंडा के साथ रहेगा तब तक मॉड को बाहर घूमने का टाइम मिल जाता है। तो हाँ, आगे हम मॉड को शहर में घूमते हुए देखते हैं और यहाँ मॉड मन ही मन कंप्लेन कर रही होती है कि कैसे ये शहर लाइफलेस है और लोग यहाँ बिल्कुल अकेले अकेले से हैं। मॉड ये भी वंडर करती है कि अमेंडा बीइंग एन अमेरिकन सेलेब यहाँ लंदन के इस कोने में क्यों आई है। अब दोस्तों, ये शहर ऐसा अकेला है या फिर मॉड अपनी लाइफ में अकेली है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ मॉड स्ट्रीट पे एक बेगर को भी देखती है जिससे ऑफ कोर्स पैसों की दिक्कत थी। मॉड उसे चेंज देती है और देखा जाए तो मॉड खुद भी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में तो नहीं थी। ऐसे में वो इस्तेमाल कर सकती थी बिनोमो ऐप का। अब ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज सबकी लाइफ में कभी न कभी आती ही है और मेरी लाइफ में भी आई थी, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं बिनोमो ऐप का, जहां से इजीली सेकेंडरी इनकम करी जा सकती है। बिनोमो एक बढ़िया और सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडिंग करके आप रोज अर्निंग कर सकते हो। अब बिनोमो को डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो और स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आपको 2x बोले तो डबल बेनिफिट्स होंगे। इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जहां पे ग्राफ्स जो हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं और आपको यही प्रेडिक्ट करना है कि एक्चुअली में ग्राफ कहां जाएगा। अब मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करूंगा जो कि मुझे बताएगा कि अप करना है या फिर डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप पे जाना चाहिए, इसलिए मैं अप पे ट्रेड करूंगा। देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने देखते ही देखते प्रॉफिट कमा लिया है। नाउ चेरी ऑन टॉप है बिनोमो का विड्रॉल सिस्टम, जहां एक क्लिक करते ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, उसका इस्तेमाल करो और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। और ध्यान रहे, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना टू गेट 2x रिवॉर्ड्स। कमिंग बैक टू स्टोरी, मॉड को अमेंडा का कॉल आता है और वो फौरन अमेंडा के घर पहुंचती है। यहाँ अमेंडा और उसके फ्रेंड में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और हम समझ पाते हैं कि शायद ये बहस इंटीमेट होने को लेके हुई होगी या फिर वो आदमी इस बात से खुश नहीं था कि अमेंडा किस तरह की लाइफ यहाँ जी रही है। अमेंडा बताती है कि ये आदमी पहले हमेशा अमेंडा की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन अब इसके तेवर बदल गए हैं। वहीं ये आदमी अमेंडा से कह रहा था कि उसे इस छोटी सी जगह पे और इस घर से निकलना होगा। जो भी हो, ये आदमी चला जाता है और मॉड अमेंडा को संभालती है। मॉड अमेंडा को बताती है कि वो कभी कभी अपने शरीर में भगवान की प्रेजेंस को महसूस करती है, मतलब एक अजीब सा झटका, एक आनंद जो पूरे शरीर में लहर की तरह दौड़ जाता है। अब सुनने में ये बात अजीब थी और अमेंडा भी इस बात को मजाक में ही लेती है। खैर, उसी रात मॉड फील करती है कि लाइट्स फ्लिकर हो रही है और इसे वो भगवान का मैसेज मानती है, यानी भगवान मॉड से खुश है क्योंकि वो अमेंडा को भी बिलीवर बना रही है। अब अगले दिन ये दोनों साथ में थेरेपी एंड काइंड ऑफ प्रे करते हैं, तो अमेंडा भी उस आनंद वाली फीलिंग को महसूस करती है, मतलब जो मॉड बताई थी गॉड के आने से होता है। ये देख मॉड को ऐसा लगने लगता है कि उसका मिशन कामयाब हो रहा है। मॉड अब अमेंडा की लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती है, लाइक उसकी दारू वाली बॉटल्स को खाली कर देती है, देन उसे हेल्दी खाना खिलाती है एंड ऑल दैट। लेकिन मॉड के इस सो कॉल्ड पवित्र मिशन के बीच एक दीवार आती है जो कि थी अमेंडा की कंपेनियन कैरल। जी हाँ दोस्तों, अमेंडा कैरल से मोस्टली ऑनलाइन मिली थी और ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं। मॉड क्लियरली इन्हें इंटीमेट होता देखती है और मॉड को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता। मॉड का मानना था कि ये शारीरिक सुख जो है वो इंसान को भटकाता है और इसके कारण अमेंडा की आत्मा फिर गलत राह पे जा रही है। वैसे इस सब के बीच कुछ और बातें होती है, लाइक हम मॉड को फिर से एक्साइट होते देखते हैं, जैसे वो बताती थी कि भगवान के उसके कनेक्ट करने पे उसके साथ होता है। देन एक रात मॉड को नाक से खून भी निकल रहा था, विच वाज वियर्ड। एनीवेज, कैरल को अगर इग्नोर किया जाए तो मॉड और अमेंडा की अच्छी बन रही थी। दोनों साथ में प्रेयर्स करते और मॉड बार बार गॉड को अपने अंदर फील करती, यानी वैसे ही अजीब तरह से एक्साइटेड हो जाती थी। बट देन कैरल का बार बार आना और अमेंडा के साथ इंटीमेट होना मॉड को परेशान करने लगा था और ऐसे में मॉड एक दिन कैरल को कन्फ्रंट ही कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मॉड क्लियरली कहती है कि कैरल के कारण अमेंडा गलत रास्ते पे जा रही है और कैरल को अमेंडा से दूर रहना चाहिए। इस पे कैरल कहती है कि अमेंडा की पर्सनल लाइफ में मॉड को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक नर्स है, लेकिन मॉड
मॉड कैरल की बात सुन ही नहीं रही थी। ऐसे में कैरल को लगता है कि शायद मॉड होमोफोबिक है क्योंकि कैरल एक लड़की थी और मॉड का कहना था कि उसे लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, वो बस अमांडा को बचाना चाहती है। जो भी हो, कैरल कह देती है कि अब से वो अमांडा से नहीं मिलेगी। इस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन तक हम कैरल को नहीं देखते और मॉड इससे बहुत खुश थी, लेकिन क्लियरली अमांडा अब खुश नहीं दिख रही थी। इसी बीच एक दिन जब मॉड बाहर घूम रही होती है तो उसकी मुलाकात अपनी एक दोस्त से होती है जिसका नाम था जॉय। जॉय मॉड को केटी कह के ही बुलाती है और हम समझ पाते हैं कि जॉय भी एक नर्स है। जॉय की बातों से हमें एहसास होता है कि इन दोनों का जो सेम हॉस्पिटल पहले हुआ करता था उसमें शायद मॉड ही कुछ गलती करी थी जिस वजह से उसका पेशेंट नहीं बचा। ऑल्दो ये बात क्लियरली बोली नहीं गई है। जॉय इस बात से भी आश्चर्य में थी कि हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद भी मॉड नर्सिंग का ही काम कर रही है, ऑल्दो अब वो प्राइवेटली ये काम करती है। जॉय यहाँ मॉड को अपना फोन नंबर देती है, सेइंग कि अगर मॉड कभी जॉय से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकती है। अब अगले दिन अमांडा को कैरल का कॉल आता है जो कि अमांडा को बता देती है कि मॉड ही उसे काइंड ऑफ धमकाई थी जिस वजह से कैरल अमांडा से नहीं मिल रही थी। इस बात से अमांडा मॉड से निराश हो जाती है और मॉड भी पनिशमेंट के तौर पे अपना हाथ जलाती है। अब उस दिन अमांडा की बर्थडे थी और शाम के टाइम घर पे एक पार्टी थी। पार्टी में कई लोग आए थे इंक्लूडिंग कैरल और अमांडा यहाँ सबके सामने मॉड को नीचा दिखाना शुरू करती है। अमांडा मॉड का मजाक बनाती है, सेइंग कि वो सेंट मॉड है जो कि उसके सोल को बचाने आई है। इनफैक्ट अमांडा मॉड को होमोफोबिक भी कहती है। एक पॉइंट में पार्टी में आए लोग मॉड को सेंट जैसा कपड़ा पहनाने लग जाते हैं और इस सबसे परेशान होकर मॉड अमांडा को थप्पड़ मार देती है। नाउ दिस सीन वाज पेनफुल क्योंकि जब मॉड और अमांडा के रिश्ते अच्छे थे तब अमांडा उसे एक बुक दी थी और इस बुक में अमांडा साइन की थी, मतलब मॉड को एज अ गिफ्ट दी थी, कॉलिंग मॉड हर सेवियर। लेकिन आज बात इतनी बढ़ गई है कि मॉड अमांडा को थप्पड़ मार दी थी और अमांडा भी मॉड को सेवियर कह के चिढ़ा रही थी। अब इसका अंजाम ये होता है कि मॉड को नौकरी और उस प्राइवेट फर्म से निकाल दिया जाता है। तो आगे हम मॉड को अकेला देखते हैं जहां वो दर्द में है बिकॉज ऑफ हर हैंड बर्न। देन हम मॉड के पेट पे भी चोट के निशान देखते हैं और मॉड यहाँ किसी तरह के दर्द में होती है। वो अकेले सड़कों पे भटकने लग गई होती है और उसको लगता है कि भगवान भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे मॉड भगवान के अगेंस्ट जाती है, यानी वो ऐसे काम करने लगती है जो भगवान के हिसाब से गलत है, मतलब जो वो गलत समझती है। इन शॉर्ट वो बार में जाके एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है। देन वो अपनी फ्रेंड जॉय को भी कॉल करके बार में बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय मॉड की बात नहीं मानती। आगे मॉड को ड्रिंक्स में वर्ल्स वगैरह दिखने लगते हैं और यहाँ मॉड एक दूसरे आदमी से टकराती है। मॉड तुरंत इस दूसरे आदमी के घर जाके उसके साथ भी इंटीमेट होती है। फिजिकल होते हुए मॉड को फिर से अपनी उस पेशेंट की विजन आती है जिसे वो सीपीआर देके बचा नहीं पाई थी, लेकिन ये दूसरा आदमी मॉड के साथ फिर भी जबरदस्ती करता है काइंड ऑफ। देन वो ये कहता है कि वो मॉड को जानता है। मॉड पहले नर्स थी और मॉड उसके फ्रेंड के साथ काफी पहले इंटीमेट हुई थी। ये बेसिकली इस आदमी की तरफ से एक गंदा कमेंट था एक्सप्रेसिंग कि उसे पता है कि मॉड पहले कैसी औरत हुआ करती थी। ये सब सुन के मॉड फौरन वहां से भागती है। अब दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुई वो मॉड को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो अपने अपार्टमेंट में जाकर भगवान से एक इशारा मांगती है, मतलब रो रो कर गिड़गिड़ा कर। इनफैक्ट दोस्तों मॉड का अपार्टमेंट जो कि पहले एकदम साफ सुथरा होता था वो अब काफी हद तक गंदा था। हम यहाँ मॉड को हवा में लिविटेट होते भी देखते हैं और वो एकदम अजीब बिहेव कर रही थी। ना अगले दिन मॉड भगवान को ही याद करती है और खुद को सजा देती है क्योंकि पिछली रात वो गलत करी थी। कैसी सजा? वेल मॉड अपने जूतों में कीले डालकर उसे पहनकर बाहर घूमती है जिससे ऑफ कोर्स उसे बहुत दर्द होता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कई धर्म में ये एक तरीका होता है शुद्धि पाने का, मतलब मोस्टली कैथोलिक धर्म में, जो कि आप लोग फिल्मों में कई बार देखे होंगे। एनीवेज मॉड बाहर जाती है, घूमती है और यहाँ उसे पता लगता है कि अमांडा की देखभाल करने एक दूसरी नर्स आई है। मॉड अगले दिन इस नर्स को फॉलो करती है और एक जगह उससे मिलकर जनरल बातें शुरू करती है। ये नई नर्स जिसका नाम ईस्टर था उससे मॉड बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ईस्टर एक खुशहाल नर्स थी जिसकी लाइफ में कई लोग थे। इन शॉर्ट ईस्टर नर्सिंग को एंजॉय करती थी। नर्सिंग उसके लिए सब कुछ नहीं था क्योंकि इसके बाहर भी उसकी जिंदगी थी और वो अपनी लाइफ में काफी खुश थी, जो कि मॉड को पसंद नहीं आता है क्योंकि मॉड के अंदर ये सब कुछ नहीं था। फिर क्या था, मॉड वहां से चली जाती और यहाँ मॉड अमांडा का दिया हुआ बुक भी देख रही थी जिसमें अमांडा लिखी थी कि मॉड उसकी सेवियर है। इस सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि मॉड के ऊपर वापस से अमांडा को सेव करने का भूत चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ईस्टर बोली थी कि अमांडा अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। सो इट्स क्लियर कि मॉड अब कुछ तो गलत कदम उठाने वाली थी। अब उसी रात मॉड को एक आवाज सुनाई देती है जो कि मॉड के हिसाब से उसके भगवान की थी। भगवान कह रहे होते हैं कि ही इज प्राउड ऑफ मॉड और अब मॉड को एक आखिरी काम करना है टू प्रूव कि वो सच में एक सच्ची डिवोटी है। इसके बाद गॉड मॉड हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले दिन मॉड अजीब सा मेक बिलीव चोला जैसा कुछ तो पहन लेती है, देन प्रे करती है और कुछ फ्लैमेबल पदार्थ इकट्ठा करने लगती है। तभी उससे मिलने जॉय आती है जो कि मॉड को लेके थोड़ा फिक्र कर रही थी। जॉय कहती है कि कुछ रात पहले वो मॉड के कॉल करने पे नहीं आई थी क्योंकि वो खुद परेशान थी, लेकिन अब वो मॉड से कैचअप करने आई है। इस पॉइंट तक मॉड पूरी तरह से ट्रांस में थी और वो जॉय की बातें एकदम ही नहीं सुन रही थी। मॉड बस आसमान की तरफ देख रही थी जहां उसे
वर्ल्ड्स दिखते हैं और एंड में मॉड जॉय से बस इतना कहती है कि वो एकदम ठीक हो चुकी है और जल्द ही पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। ये सुन के जॉय बेफिक्र होकर वहां से चली जाती है। अब उस रात मॉड पहले तो वही अजीब सा मेकशिफ्ट चोला जैसा कुछ पहन लेती है, देन हाथ में रोजरी बीड्स लेकर अमांडा के घर के करीब जाती है। जब अमांडा की नई नर्स चली जाती है तो मॉड अमांडा के घर में घुस जाती है। मॉड पाती है कि अमांडा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बेड पे पड़ी हुई थी। अमांडा यहाँ मॉड को देख के उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मॉड की इंसल्ट करी थी। मॉड इससे खुश होती है और कहती है कि गॉड सब कुछ माफ कर देते हैं। मॉड अमांडा को वो पल याद दिलाती है जब उन्होंने साथ में गॉड को महसूस किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ अमांडा एक ऐसा सच उगल देती है जो मॉड की दुनिया हिला देता है। अमांडा कहती है कि उसे कभी गॉड फील ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट वो तो गॉड को फील करने का नाटक कर रही थी ताकि मॉड उसके साथ अच्छा फील करे। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के मॉड के होश उड़ जाते हैं और अमांडा यहाँ फिर से कहती है कि गॉड रियल नहीं है। इस पॉइंट तक मॉड का दिमाग इस सच को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने अमांडा का चेहरा बदलने लगता है। इनफैक्ट अमांडा की आवाज भयानक हो जाती है और वो एक शैतान, एक डीमन का रूप ले लेती है जो मॉड पे हंसती है। ये डीमन रूपी अमांडा मॉड के फेथ का मजाक उड़ा रही थी। देखा जाए तो ये मॉड की आस्था पे हमला था और मॉड के हिसाब से अमांडा के अंदर शैतान आ चुका था। अपने विश्वास पर इस आखिरी और सबसे बड़े हमले से बौखलाकर मॉड एक कैंची उठाती है और उस शैतान रूपी अमांडा को समाप्त कर देती है। इसके बाद मॉड अजीब तरह से हंसती है और यहाँ से निकल के घर जाकर खुद को साफ करती है। नाउ नीडलेस टू से कि इस प्रोसेस में अमांडा खत्म हो चुकी है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या अमांडा के अंदर वाकई शैतान था या फिर मॉड ये सब बस इमेजिन की। इस पे हम थियरीज में बात करेंगे ही। एनीवेज, अगली सुबह मॉड एकदम अच्छे मूड में थी। इनफैक्ट हम मॉड की पीठ पे एंजल वाले विंग्स भी देखते हैं। अब ये विंग्स भी सच में है या फिर मॉड को ऐसा फील हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे ही। फॉर नाउ मॉड समुद्र किनारे बीच पर जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसने अपनी आखिरी मिशन को पूरा कर लिया हो। वहां खड़े लोगों के सामने वो खुद पे ज्वलनशील पदार्थ डालती है और अपने आखिरी शब्द वेल्श में कहती है, विच वॉज ग्लोरी टू गॉड। देन वो लाइटर जलाती है और इससे क्या हुआ होगा वो आप व्यूअर्स समझ ही रहे होंगे। यहाँ फिल्म हमें मॉड की जीत दिखाती है, जहां वो किसी एंजल की तरह ब्राइटली जल रही थी। देन आसमान में दिव्य रोशनी है और सब लोग उसके सामने घुटनों पे झुके हैं, मानो किसी सेंट या एंजल को देख रहे हो। बट देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें रियलिटी दिखाई जाती है, जहां मॉड और राधा केटी बुरी तरह से जल के समाप्त हो रही थी। तो फिल्म के शुरुआत में हम जेस नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपनी कार में होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से भाग रही है। जेस काफी डेस्परेट दिख रही थी, जहां वो अपनी कार एक स्पॉट पे छोड़ती है, देन अपनी रिंग कार पे ही रख देती है, जिसके बाद वो दो लोगों से मिलती है जिनका नाम था रोरी एंड एंथनी। रोरी और एंथनी भाई थे जिनका अपना एक बोट था और यही उनका बिजनेस भी था। हम समझ पाते हैं कि रोरी पहले से ही जेस को जानता था, मोस्टली सिंस स्कूल डेज, और यहाँ वो जेस की मदद कर रहा था। कैसी मदद? बेसिकली सीन ये था कि जेस अपने हस्बैंड से भाग रही थी क्योंकि जेस का हस्बैंड उसे मारा पीटा करता था, देन उसे कंट्रोल भी करता था। हम व्यूअर्स जेस के फेस पे चोट के निशान भी क्लियरली देख पाते हैं और जेस भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जेस का प्लान था कि वो रोरी के बोट से लेक सुपीरियर वाली लाइन क्रॉस करके यूएस से कनाडा चली जाएगी, जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगी विदाउट हर हस्बैंड। अब एंथनी यहाँ क्लियरली कहता है कि रोरी आज रात बोट निकाल के गलती कर रहा है क्योंकि आज आंधी तूफान के चांसेस हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी हवा तेज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ रोरी कैसे भी करके जेस की भागने में मदद करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं रोरी जेस को पसंद करता था। बस फिर क्या था, रोरी जेस को बोट पे बिठा के निकल लेता है। दूसरी तरफ जेस का हस्बैंड कोल्टन जेस को ढूंढना शुरू कर दिया था और उसे जेस की कार और रिंग भी मिलती है। कोल्टन जेस के ट्रेल्स का पीछा करके रोरी और एंथनी के घर तक आता है और यहाँ वो एंथनी से पूछताछ शुरू करता है। पहले तो एंथनी कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन कोल्टन एंथनी को अपना पुलिस बैज दिखा के डराता है। जी हाँ दोस्तों, कोल्टन एक पुलिस वाला भी था, ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली ये समझ पाते हैं कि कोल्टन फिलहाल तो सस्पेंडेड है। खैर कोल्टन यहाँ एंथनी से पूछना शुरू करता है कि रोरी जेस को लेके कहाँ गया है, और जब एंथनी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताता तो कोल्टन एंथनी पे हमला करके उसे समाप्त ही कर देता है। इस सीन में हम क्लियरली समझ पाते हैं कि कोल्टन कितना ज्यादा पॉजिटिव है और वो जेस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ रोरी और जेस बोट से जा रहे होते हैं जब तूफान के कारण एक बहुत ही ज्यादा ऊंची लहर आती है। इस लहर में इनकी बोट पलट जाती है और उस टाइम तो हम नहीं समझ पाते कि इन दोनों में से कोई बच पाया भी या नहीं। अब अगले सीन में हम एडेलाइन नाम की लेडी को देखते हैं जो एक समुद्री तट जैसे एरिया में अकेली रहती हैं और उनका काम है वहां के लाइट हाउस को मेंटेन करके रखना। एडेलाइन सालों से अकेली रह रही है, इतनी अकेली कि वो तो अपने गोल्ड फिश तक से बात करने लगी है। अब एडेलाइन जिस एरिया में रहती है वो एरिया यूएस में ही है, बट आम जगहों से काफी दूरी पे है। इतनी दूर कि अगर टाउन के डिप्टी शेरिफ फॉस्टर को कुछ
एनवायरमेंटल वार्निंग देना है टू एडेलाइन तो उन्हें खुद यहाँ अपनी कार से आना पड़ता है। हम ये भी समझ पाते हैं कि एडेलाइन के घर में लैंडलाइन तो है लेकिन उसकी कनेक्शन 2 हफ्ते से खराब पड़ी है। खैर तूफान के बाद अगली सुबह एडेलाइन बीच पे टूटे हुए स्टिक्स वगैरह कलेक्ट करने जाती है जहां वो जेस को बेहोश पाती है। एडेलाइन समझ जाती है कि जेस जरूर पानी में बह के तट तक आ गई है और ऐसे में वो फौरन जेस को रेस्क्यू करती है, देन किसी तरह उसे खींच के अपने घर लाती है। यहाँ वो जेस के कपड़े वगैरह बदलती है, बेसिकली उसका ख्याल रखती है। जब जेस को होश आता है तो वो खुद को एडेलाइन के घर में देख के सरप्राइज थी और यहाँ जेस एडेलाइन से अपना नाम लूसी बता देती है। जेस को पता चलता है कि वो अब भी यूएस में ही है, लेकिन उसे रिलीफ तब होता है जब एडेलाइन कहती है कि वो यहाँ अकेली रहती है, दूर दूर तक कोई नहीं रहता। लैंडलाइन खराब होने के कारण एडेलाइन एम्बुलेंस या पुलिस को कोई भी खबर नहीं दे पाई है। वैसे जेस के पैर में काफी चोट आई थी जिस वजह से उसे चलने में बहुत तकलीफ थी। अब एडेलाइन तुरंत समझ जाती है कि जेस जरूर किसी से भाग रही है एंड एडेलाइन वाज रियली वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग। एडेलाइन क्लियरली कहती है कि जेस जब तक ठीक न हो जाए वो यहाँ रह सकती है। इन द मीन टाइम एडेलाइन अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करेगी जो कि जेस के ठीक हो जाने के बाद उसे यहाँ से नॉर्थ ले जाएगा कनाडा की तरफ। अब जेस नोटिस करती है कि कैसे एडेलाइन के घर में जो गोल्ड फिश है उससे एडेलाइन काफी अटैच्ड है और वो उसे रेस्क्यू करके ही लाई थी। इनफैक्ट वो गोल्ड फिश को हेक्टर नाम दे रखी है। खैर तो जेस एडेलाइन से बात करते हुए बॉन्ड करने लगती है और एडेलाइन भी यहाँ जेस का ख्याल रख रही थी, लाइक उसे लाइट हाउस दिखाना, घर दिखाना एंड ऑल। वहीं दूसरी तरफ कोल्टन लगातार जेस को ढूंढने जा रहा था और लोगों से बातचीत करते करते वो इस बीच के पास भी पहुंच जाता है जहां एडेलाइन रहती है। कोल्टन को बीच पे रोरी का एक कैप मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि तूफान में रोरी तो शायद नहीं बचा, लेकिन जेस अगर बची है तो वो इसी बीच पे कहीं होगी। ऐसे में कोल्टन एडेलाइन के घर तक आ जाता है और एडेलाइन तुरंत समझ जाती है कि कोल्टन जेस से रिलेटेड है और जेस उसी से भाग रही है। इसीलिए एडेलाइन जेस को छिपा के कोल्टन से ये कह देती है कि उसके घर के आसपास कोई लड़की नहीं आई है। कोल्टन और एडेलाइन के कॉन्वर्सेशन में एडेलाइन जान पाती है कि जेस का रियल नेम जेस है, मतलब वो लूसी बताई थी ना, तो लूसी नाम नहीं है और कोल्टन उसका हस्बैंड है। हम ये भी समझ पाते हैं कि इसी एरिया में काफी दूर पे एक और इंसान रहता है और वही कोल्टन को बताया कि यहाँ एडेलाइन रहती है जो कि लाइट हाउस की देखरेख करती है। एनीवेज कोल्टन यहाँ से चला तो जाता है और जेस बच भी जाती है, ऑल्दो जेस वाज श्योर कि कोल्टन को एडेलाइन पे शक हो गया होगा और वो वापस जरूर आएगा। ऐसे भी कोल्टन पुलिस वाला है तो उसे पता चल जाता है अगर कोई झूठ बोल रहा हो। अब इस पॉइंट पे जेस फाइनली एडेलाइन को अपनी पूरी स्टोरी बताती है जहां वो रिवील करती है कि कैसे शादी के पहले कुछ साल तो कोल्टन बहुत अच्छा हस्बैंड था, मतलब उससे प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन 3 साल के रिलेशनशिप के बाद कोल्टन पहली बार जेस पे हाथ उठाया। उसके बाद ये हाथ उठाना रेगुलर हो गया और कोल्टन जेस को कंट्रोल भी करने लगा, लाइक फ्रेंड से नहीं मिलना है, फैमिली से नहीं मिलना है, जॉब तक छुड़वा दिया ताकि ये लोग सो कॉल्ड फैमिली स्टार्ट कर सके वगैरह वगैरह। एक बार जेस की मां कोल्टन के खिलाफ एनोनिमस कंप्लेंट की तो कोल्टन इतना आपे से बाहर हो गया कि वो जेस को या उसकी मां को समाप्त करने तक की बात कहने लग गया था। इसी धमकी से डर के जेस पुलिस वगैरह को कोल्टन के कुकर्म के बारे में नहीं बताई और देखा जाए तो कोल्टन खुद पुलिस में है और सस्पेंड हो जाने के बावजूद भी उसके काफी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हाँ, जेस को लगने लगा था कि वो कोल्टन के साथ हमेशा के लिए फंस गई है और इसीलिए जेस कोल्टन से दूर भाग रही थी, लेकिन अब तो कोल्टन उसे ढूंढते हुए काफी करीब आ गया है। ये सुन एडेलाइन कहती है कि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब वो फ्रीली अकेले यहाँ 20+ ईयर्स से रह रही है। एडेलाइन जेस को दिलासा देती है कि कोल्टन उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि कोल्टन को तो ऑलरेडी एडेलाइन पे शक हो चुका था और वो एडेलाइन की पूरी डिटेल्स निकाल रहा था। उस रात कोल्टन चुपचाप एडेलाइन के घर में ब्रेक इन करने की कोशिश करता है, लेकिन एडेलाइन और जेस इसके लिए तैयार थे। जेस अपने हाथ में एडेलाइन की क्रॉसबो लेके कोल्टन को धमकाना शुरू करती है और कोल्टन यहाँ अपना ड्रामा शुरू करता है। कोल्टन कहता है कि वो जेस को वापस लेने आया है, सब कुछ पुराने टाइम की तरह हो जाएगा, रोरी भी तूफान को सरवाइव नहीं कर पाया है और कैसे सभी जेस के गायब हो जाने से परेशान है वगैरह वगैरह। कोल्टन ये तक कहता है कि जिस एडेलिन के घर में तुम हो उसका ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है ना कोई बर्थ रिकॉर्ड है, मतलब वो एक घोस्ट की तरह है, तो शी माइट बी डेंजरस। ये सब बोलते हुए कोल्टन जेस के करीब आ रहा था और जिसमें क्रॉसबो चलाने की हिम्मत ही नहीं थी। अभी एकदम से एडेलाइन पीछे से कोल्टन पे वॉकिंग स्टिक से हमला कर देती है और जवाब में कोल्टन एडेलाइन को समाप्त करने लगता है। तभी जेस भी हिम्मत करके कोल्टन पे स्टिक से हमला करती है और इस हमले से कोल्टन बेहोश हो जाता है। एडेलाइन फौरन जेस को रस्सी लाने कहती है ताकि ये लोग कोल्टन को बांध सके, लेकिन जैसे ही जेस बाहर जाती है एडेलाइन स्टिक से कोल्टन पे बार बार हमला करके उसे समाप्त ही कर देती है। जी हाँ दोस्तों, जेस इससे काफी ज्यादा शॉक में आ गई थी और एडेलाइन का कहना था कि कोल्टन वापस उठ रहा था इसलिए वो उसे समाप्त कर दी, लेकिन हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था और इन शॉर्ट देखा जाए तो इन दोनों के हाथों एक इंसान समाप्त हो चुका है और ऐसे में दोनों साथ मिलकर कोल्टन के शरीर को और उसके बिलोंगिंग्स को ठिकाने लगा देते हैं। अब अगली सुबह जेस वाज स्टिल शॉक्ड कि पिछली रात इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, लेकिन एडेलाइन वाज क्वाइट चिल। इनफैक्ट वो जेस को भी संभालने की कोशिश कर रही थी। जेस कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ
उसके बाद जेस को यहाँ से निकल लेना चाहिए ताकि एडेलाइन पे किसी तरह का खतरा या शक ना आए। एडेलाइन अग्रीज और वो कहती है कि आज जब वो सप्लाईज लेने टाउन जाएगी तो वहां वो अपने फ्रेंड से बात कर लेगी जो कि जेस को कनाडा या यूएस जहां वो जाना चाहे वहां छोड़ देगा। तो एडेलाइन टाउन की तरफ निकल जाती है और इंजर्ड जेस घर में खाना वगैरह बनाती है। इसी दौरान जेस नोटिस कि फिशिंग बाउल में एक की थी और उस की से जब जेस एक ट्रंक ओपन करती है तो वहां जेस को एडेलाइन के कुछ पुराने फोटोज दिखते हैं। ये फोटोज इस तरफ फाड़े गए थे कि इनमें सिर्फ एडेलाइन दिख रही थी और उसके साथ फोटोज में शायद उसका हस्बैंड भी था, लेकिन उसे तो फाड़ के अलग कर दिया गया था। नाउ इसी ट्रंक में जेस को एक मोबाइल फोन भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, एडेलाइन के पास मोबाइल फोन था लेकिन वो इसे जेस से छुपा के रखी थी। और अगर आपको याद हो तो एडेलाइन हमेशा कहती थी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई उपाय नहीं है, लैंडलाइन भी डेड है, यानी कि एडेलाइन झूठ बोल रही थी। और अब जेस को एडेलाइन पे भी शक होने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ एडेलाइन टाउन में डेप्यूटी शेरिफ फॉस्टर से मिलती है और फॉस्टर बताता है कि तूफान के बाद कई लोग गायब हैं, लाइक बोट वाला रोरी और उसका भाई एंथनी। फिर जेस भी गायब है और जेस को उसका पति कोल्टन ढूंढने गया था और वो भी वापस नहीं आया है। ये सब सुन के एडेलाइन काफी घबरा के स्टोर से निकलती है और हम टाउन में हर जगह इन मिसिंग लोगों के पोस्टर्स देख पाते हैं। खैर एडेलाइन घर वापस आती है और वो नोटिस करती है कि ट्रंक पे कुछ वाटर ड्रॉप्स थे, यानी जरूर जेस उसका ट्रंक ओपन की होगी। उस रात जेस और एडेलाइन पीते हैं और इसी दौरान एडेलाइन झूठ कह देती है कि उसका दोस्त 2 वीक बाद आएगा और तभी जेस यहाँ से निकल पाएगी। पीते हुए एडेलाइन सो जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के जेस एडेलाइन के फोन की फिंगरप्रिंट लॉक खोलती है, देन सिग्नल ढूंढने लगती है ताकि वो अपनी मॉम को कॉल कर सके। लेकिन तभी एकदम से एडेलाइन उठ जाती है और फाइनली जेस एडेलाइन को कन्फ्रंट करती है। जेस क्लियरली कहती है कि उसे पता है कि एडेलाइन किसी आदमी को कांटेक्ट नहीं की है जो कि उसे यहाँ से ले जाएगा, एंड फॉर सम रीजन एडेलाइन जेस को यहाँ अपने साथ हमेशा रखना चाहती है। जेस कहती है कि एडेलाइन उसे नहीं रोक सकती और जेस को अब यहाँ से जाना है। इस पे एडेलाइन वाज लाइक कि जेस अभी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, शी इज इंजर्ड, और क्योंकि ये दोनों मिलके एक इंसान को समाप्त कर चुके हैं तो जेस के पाए जाने से एडेलाइन भी फंस सकती है और दोनों जेल चले जाएंगे। बेसिकली एडेलाइन जेस को जाने नहीं देना चाहती थी और जेस यहाँ से जाना चाहती थी। तभी एडेलाइन के घर पे डेप्यूटी फॉस्टर आते हैं और एडेलाइन जेस से रिक्वेस्ट करके उसे छुपने कहती है। एडेलाइन फॉस्टर से बातचीत करके उन्हें विदा करती है, जिसके बाद जेस क्लियर कर देती है कि कल वो यहाँ से निकल जाएगी। तो अगले दिन जेस एडेलाइन से इमोशनली गुड बाय कहती है, साथ ही वादा करती है कि वो कभी भी एडेलाइन का नाम किसी के सामने नहीं लेगी। जेस जाने लगती है लेकिन एकदम से एडेलाइन उसके इंजर्ड लेग पे हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अगले सीन में जेस खुद को बेड से बंधा पाती है और एडेलाइन बताती है कि कैसे वो जेस का एक पैर ही तोड़ दी है जिससे जेस भाग न सके। इनफैक्ट एडेलाइन यहाँ जेस के पैर में एक कास्ट सा कुछ लगा दी थी और वो उसी पैर को बांध के जेस को बंदी बना के अपने साथ रख रही थी। इसका रीजन वो ये दे रही थी कि जेस इज नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड और ये लोग जो साथ मिलके किए हैं, अगर वो बाहर चला गया तो दोनों फंस जाएंगे और एडेलाइन जो यहाँ 20 साल से अपनी एक जिंदगी बनाई है, घर बनाई है, एवरीथिंग, वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जेस को अब तक पता चल चुका था कि एडेलाइन मेंटली सही नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो वो 20+ ईयर्स से अकेली रही है और जब उसे जेस की कंपनी मिली तो वो जेस को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है। एडेलाइन ये तक बताती है कि सालों पहले कैसे उसका पति एक बुरा इंसान था और सेल्फ डिफेंस में वो अपने पति को समाप्त कर दी थी। जिस टाउन में एडेलाइन थी वहां के लोग उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे और ऐसे में एडेलाइन को जेल हो सकती थी। तो एडेलाइन वहां से भाग के इस जगह पे आई, यहाँ अपनी एक नई लाइफ शुरू करी है ताकि वो जेल ना जाए और आराम से रह सके। तभी तो एडेलाइन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और एक दिलचस्प बात यह है कि एडेलाइन कोल्टन के समाप्त होने वाली घटना को भी सेल्फ डिफेंस ही बोल रही थी, जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि कोल्टन तो बेहोश पड़ा था और एडेलाइन जबरदस्ती उस पर हमला करके उसे समाप्त करी थी। खैर तो जेस अब पूरी तरह से फंस चुकी थी और एक बार बाहर फ्रेश हवा खाने के बहाने जेस एडेलाइन पे ब्रोकन प्लेट के एज से हमला करने का सोचती है, लेकिन जेस ऐसा कर नहीं पाती। ऑल्दो एडेलाइन भी भांप लेती है कि जेस के हाथ में नुकीला टुकड़ा है और ऐसे में जेस को किसी कुत्ते की तरह खींच के गराज में बंद कर देती है। गराज में जेस को एडेलाइन के हस्बैंड की फोटो मिलती है और इस फोटो फ्रेम के कांच से जेस गराज का वुडन डोर ओपन कर देती है और बाहर निकल जाती है। देन वो डोर को बाहर से ऐसे लॉक कर देती है मानो जेस अभी अंदर ही है, देन वो छिप जाती है। नौ शाम को जैसे ही एडेलाइन वहां आती है, जेस पीछे से एडेलाइन को धक्का देके उसे ही अंदर बंद कर देती है। इसके बाद जेस फौरन एडेलाइन के ट्रंक से फ्लेयर गन्स निकाल के हवा में फायर करती है ताकि इन लाइट्स को देख के कोई हेल्प करने आए। अब इससे पहले कोई हेल्प करने आता, एडेलाइन गराज से बाहर निकल चुकी थी और वो जेस पे हमला करके उसे वापस बंदी बना लेती है। कुछ देर बाद जब डेप्यूटी फॉस्टर चेक करने आते हैं तो एडेलाइन कहने लगती है कि वो तो फ्लेयर गन चलाई ही नहीं थी। इसी बीच जेस किसी तरह रोप खींच के फिश बाउल को गिरा देती है और ये आवाज सुन के डेप्यूटी फॉस्टर घर में आते हैं, लेकिन तभी एकदम से एडेलाइन क्रॉस बो से डेप्यूटी फॉस्टर पे ही हमला कर देती है। यानी कि दोस्तों जेस को यहाँ रखने के लिए एडेलाइन डेप्यूटी फॉस्टर
राष्ट्र तक को समाप्त कर रही थी। वो इतनी ज्यादा डेस्परेट थी। इसी सब हाथापाई के दौरान जस बीच पे भाग जाती है और यहाँ एडलाइन और जस के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस छीना झपटी में एडलाइन अपने ही बो पे गिर जाती है, जिससे मोस्टली एडलाइन समाप्त हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम जस को देखते हैं, जिसके आसपास पुलिस वाले हैं और जस यहाँ अपने मॉम को कॉल करती है। जस कहती है कि वो घर वापस आ रही है और यहाँ जस के हाथ में वो हम फिश भी देखते हैं, जो कि बॉल में था, लेकिन बॉल तो टूट चुका है, तो अब वो फिश एक पॉलिथीन बैग में पानी के अंदर था। नैन्सी वैंडर ग्रूट नाम की औरत को दिखाते हुए होती है, जो हॉलैंड मिशिगन में रहती थी। हॉलैंड एक काफी सुंदर सा टाउन है जहाँ के ट्यूलिप्स काफी फेमस हैं। नैन्सी अपने लाइफ के बारे में बताती है, जहाँ वो एक हाई स्कूल में एज ए कुकिंग इंस्ट्रक्टर काम करती हैं। साथ ही वो एक होम मेकर भी थी, जो अपने पति फ्रेड और बेटे हैरी के साथ रहा करती थी। नैन्सी की बातों से हमें रियलाइज होता है कि उन्हें हॉलैंड में रहना काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ उसकी लाइफ काफी पिक्चर परफेक्ट है। मतलब इतनी परफेक्ट कि कभी कभी नैन्सी को लगता है कि क्या ये सब वाकई में सच है या फिर सिर्फ उसकी कल्पना है। खैर, अब हम एक रोज नैन्सी को उसका ईयररिंग ढूंढते हुए देखते हैं और एक ईयररिंग ना मिलने पे उसका सीधा शक हैरी के बेबी सिटर पे जाता है। नैन्सी बेबी सिटर कैंडी को कन्फ्रंट भी करती है, लेकिन वो बेचारी कहती है कि उसने तो बस इनके फ्रिज से बेकन चुरा के खाया था और उसे ईयररिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट नैन्सी तो उसे दोषी मान ही चुकी थी, तो वो उसे काम से निकाल देती है। इस सबसे हैरी काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे कैंडी काफी अच्छी लगती थी और ऐसे में वो अपनी मां नैन्सी से झगड़ा कर लेता है। हैरी और नैन्सी के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव रहती ही थी। वहीं हैरी और उसके पिता फ्रेड के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो काफी अच्छी थी। ये दोनों घंटों एक रूम में बैठ के टाउन का मिनिएचर मॉडल प्रिपेयर करते रहते थे। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि फ्रेड एक आई डॉक्टर है। अब आगे हम देखते हैं कि डिनर के वक्त भी नैन्सी पैरानॉइड हो रही थी अबाउट हर लॉस्ट ईयररिंग, और वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे शक किया करती थी। उसी डिनर के दौरान फ्रेड नैन्सी को बताता है कि उसे कल एक दिन के लिए फ्रैंकनमर्ट जाना है। क्यों? क्योंकि वहां उसका कॉन्फ्रेंस है और वो परसों ही लौट आएगा। इस बात से नैन्सी थोड़ा अपसेट तो होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। तो अगली सुबह नैन्सी अपना कुकिंग क्लास कराती है और वहां हम उसके एक दोस्त डेव से मिलते हैं, जो कारपेंट्री इंस्ट्रक्टर था। नैन्सी उसे काफी अच्छा दोस्त मानती थी और आए दिन उसे अपने लाइफ में हो रही चीजों के बारे में बताया करती थी। जैसे आज वो कैंडी के ईयररिंग चुराने वाली बात उसे बताती है, लेकिन डेव यहाँ कहता है कि कैंडी एक ही ईयररिंग क्यों चुराएगी? मतलब अगर खुद पहनने के लिए लेना होता तो दोनों ही उठा लेती ना। तभी ये दोनों बाहर स्क्विग्स नाम के ट्रक ड्राइवर को भी देखते हैं, जिसका बेटा इसी स्कूल में पढ़ता था। खैर, अब डेव बातों बातों में नैन्सी को बताता है कि अगले हफ्ते उसका भी फ्रेड के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एनीवेज, अब दोपहर में नैन्सी अपने बेटे हैरी को स्कूल से पिक करने जाती है, लेकिन हैरी आज रात अपने फ्रेंड के साथ स्लीप ओवर पार्टी में चला जाता है। ऐसे में नैन्सी पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्रेड भी कॉन्फ्रेंस के लिए ही बाहर गया था। तो अकेलेपन से तंग आकर नैन्सी फ्रेड के होटल कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब नैन्सी पूरे घर में अपना ईयररिंग ढूंढने लगती है और वो मिनिएचर मॉडल वाले रूम में भी सर्च करने लगती है। इसी दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है जहां कई सारे पोलरॉइड कैमरा के रोल्स रखे थे और एक पार्सल भी था फ्रेड के नाम पे। नैन्सी ये देख के शॉक में आ जाती है, क्योंकि उनके घर में पोलरॉइड कैमरा तो था ही नहीं, तो फिर उन रोल्स का क्या काम। खैर, अब अगली सुबह फ्रेड वापस आ जाता है और नैन्सी उसके कपड़े वॉश करने लगती है, जिसके चलते उसे फ्रेड के पॉकेट से एक पार्किंग टिकट मिलता है, जो कि मैडिसन टाउन का था। अब ये देख के नैन्सी और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि फ्रेड तो कभी भी मैडिसन गया ही नहीं था, तो उस पे ये टिकट आया कैसे? या वो मैडिसन गया होगा लेकिन नैन्सी को नहीं बताया। नैन्सी ये सारी बातें फ्रेड से डिस्कस नहीं करती है, लेकिन नैन्सी के मन में अब फ्रेड को लेके शक जरूर होने लगा था। ऑल्दो यहाँ एक अजीब बात ये थी कि पिछली रात फ्रेड शायद फ्रैंकमर्ट में ही था, क्योंकि वो वहां के फेमस शॉप से मीट तो जरूर लाया था और वो नैन्सी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट भी लाया था। सो यू सी, द सिचुएशन वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। खैर, अब स्कूल जाकर नैन्सी ये सारी बातें डेव को बताती है। मतलब नैन्सी का कहना था कि उसे शक है कि फ्रेड उस पे चीट कर रहा है और पोलरॉइड कैमरा भी वो इसलिए यूज करता होगा ताकि वो अपने पार्टनर के साथ किंग की पिक्चर्स खींच सके और किसी को पता भी ना चले। डेव यहाँ पूरी कोशिश करता है टू नलिफाई नैन्सीज डाउट, लेकिन हम सब जानते हैं कि नैन्सी के दिमाग में एक बात अगर कोई बात आ जाती है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। उसी दौरान नैन्सी अपने पास्ट के बारे में ही बताती है कि वो एक छोटे टाउन में फंसी हुई थी और फ्रेड ने ही उसके साथ शादी कर उसे हॉलैंड जैसे शहर में आने का मौका दिया। सो नैन्सी सोचती है कि एक तरह से फ्रेड ने उसे रेस्क्यू करा है। खैर, अब नैन्सी दिन रात बस फ्रेड के बारे में ही सोचती रहती है और डिनर के दौरान फ्रेड नैन्सी से कहता है कि उसे इस बार एक हफ्ते के लिए ग्रीन विलेज जाना है फॉर कॉन्फ्रेंस। नैन्सी तो पहले से ही परेशान थी और ये सुन के नैन्सी काफी गुस्सा हो जाती है। फ्रेड यहाँ उसे कैसे भी मना लेता है और उससे कहता है कि चलो हम अपना रिलेशनशिप इसी पॉइंट से वापस रीसेट करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो नैन्सी मान जाती है, लेकिन वो रात को मॉडल वाले रूम में जाके छानबीन करने लगती है और तभी बाहर उसे एक रकून दिखता है जो कि डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था।
था और जब नैन्सी भी डस्टबिन में कुछ ढूंढती है तो उसे हैरी की आवाज आती है। नैन्सी देखती है कि घर के विंडो पे फ्रेड किसी औरत के साथ खड़ा था और वहीं हैरी ट्यूलिप फेस्टिवल का ड्रेस पहने हुए टाउन में भाग रहा था। तभी नैन्सी के कदमों में बहुत सारे लोगों की डॉल्स आ जाती है और वो चलते चलते पानी में डूबने लगती है, लेकिन स्टिल शी कुडंट फाइंड हैरी और तभी वो डर के नींद से उठ जाती है, इंडिकेटिंग कि ये सारा कुछ उसका सपना था। खैर, तो अगले दिन डेव स्क्विग्स के बेटे को कारपेंटरी सिखाते वक्त नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे और वो उससे पूछता है कि क्या घर पे तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, लेकिन स्क्विग्स का बेटा कुछ कहता नहीं। वहीं नैन्सी अब डेव से मदद मांगती है और वो डिसाइड करती है कि दोनों मिलकर फ्रेड के ऑफिस में चोरी छुपे घुसेंगे ताकि वो ऑफिस में कोई क्लूज ढूंढ सके। नैन्सी का मानना था कि क्योंकि उसे घर पे कोई फोटोग्राफ्स नहीं मिले थे तो हो ना हो उसे ऑफिस में कुछ तो जरूर मिल जाएगा। डेव पहले तो इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन नैन्सी के बार बार कहने पे वो प्लान में शामिल हो जाता है। नैन्सी डेव को बताती है कि जिस दिन वो फ्रेड के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा उस दिन डेव कैसे भी करके वॉशरूम की खिड़की को खुला छोड़ दे ताकि रात को नैन्सी उसी के थ्रू घुस के ऑफिस में छानबीन कर सके। इसी प्लान के चलते नैन्सी घर वापस आकर फ्रेड से कहती है कि आने वाले फ्राइडे में वह ग्वेन के साथ मिलकर जिंगरमैन जाना चाहती है और ये दोनों बाप बेटे अपना ख्याल रख ले फॉर एन इवनिंग। इस पे फ्रेड भी इजीली हाँ कर देता है। तो फ्राइडे का दिन आता है और डेव एज यूजुअल चला जाता है अपने आई अपॉइंटमेंट के लिए। वो फ्रेड से आई टेस्ट करवाता है जहां फ्रेड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को जानते हो। इस सवाल के जवाब में डेव ना कहता है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही वो वॉशरूम चला जाता है। क्यों? वेल, अपने काम को अंजाम देने। लेकिन वहां एक पुलिस वाला भी आया होता है जिसे देख डेव पैनिक करता है और विंडो वाला काम होते ही तुरंत ही क्लिनिक छोड़ भागने लगता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन टू हिज रिलीफ वो बस डेव का कोट रिटर्न करने आया था जो डेव वॉशरूम में ही भूल गया था। अब इस सबसे डर के डेव नैन्सी से कहता है कि वो इस प्लान में नहीं शामिल होना चाहता और तो और उसे रात में किसी के साथ डेट पे भी जाना है। ये सुन नैन्सी बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन उसे अपसेट देख डेव रात के प्लान के लिए मान जाता है। इनफैक्ट डेव यहाँ कन्फेस भी करता है कि उसे किसी के साथ डेट पे जाना नहीं था, वो ऐसे ही झूठ बोल रहा था ताकि नैन्सी उसका पीछा छोड़े। और हाँ, नैन्सी ये भी ना समझे कि डेव एक लूजर है जिसके पास अपनी कोई लाइफ नहीं है। नैन्सी कहती है कि वो डेव के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती और अचानक से दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। I mean, नैन्सी यहाँ अपने हस्बैंड के अफेयर को पकड़ना चाह रही थी जो कि अभी तक पुख्ते तरह से साबित नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही अफेयर करने लग गई थी। खैर, रात को दोनों फ्रेड के ऑफिस में जा पहुंचते हैं जहाँ नैन्सी वॉशरूम के खिड़की से अंदर घुस जाती है और डेव बाहर रुक के ही गार्ड करता है। अब अंदर नैन्सी को एक सीक्रेट चेम्बर मिलता है जिसके अंदर उसे एक फोटो एल्बम मिलती है, साथ ही कई सारे क्रेडिट कार्ड्स। खैर, हम फ्रेड को भी देखते हैं जो अपने बेटे हैरी के साथ बाहर डिनर पे आया हुआ था, लेकिन अचानक उसे ग्वेन का फोन आता है जो अपने बेटे के इमरजेंसी इलाज के लिए फ्रेड को कॉल लगाती है और फ्रेड भी उसे क्लिनिक आने को कहता है ताकि वो उसके बेटे को ट्रीट कर सके। अब यहाँ मामला फंस गया क्योंकि अगर आपको याद हो तो नैन्सी यही बहाना बनाई थी कि आज शाम वो ग्वेन के साथ बाहर रहेगी। खैर, आगे हम फ्रेड और ग्वेन को क्लिनिक के बाहर आते हुए देखते हैं जिसे देख डेव नैन्सी को कॉल लगाता है। वहीं हम नैन्सी को उन्हीं क्रेडिट कार्ड का नंबर्स वगैरह कॉपी करते हुए देख रहे थे और उसे उस पुराने एल्बम में ब्लॉन्ड क्वीन नाम की किसी औरत के घर का पिक्चर मिलता है और उसकी तस्वीर भी मिलती है, लेकिन एल्बम में ज्यादातर कुछ घरों की फोटोग्राफ्स थी और वहां कोई लड़की वगैरह या कोई आपत्तिजनक पिक्चर तो नहीं थी। तो हाँ, इसी दौरान नैन्सी लकीली डेव का कॉल उठा लेती है और वो कैसे भी गिरते पड़ते डेव के ऑफिस के वेंटिलेशन के जरिए बाहर आती है, जिसके बाद डेव और नैन्सी दोनों वहां से भागते हैं। एनीवेज, तो आगे ऑफिस के अंदर फ्रेड ग्वेन के बेटे का इलाज करता है, लेकिन उसी दौरान उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसे में वो जाके चेक करता है, लेकिन उसे वहां कोई मिलता नहीं, ऑल्दो उसे नैन्सी के ब्रेसलेट के टुकड़े जरूर मिलते हैं। साथ ही वो ग्वेन से भी पता लगा लेता है कि उसका नैन्सी के साथ कभी कोई प्लान बना ही नहीं था। इससे फ्रेड काफी हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो समझ जाता है कि नैन्सी उसके पीछे उसके ऑफिस में कुछ तो छानबीन करने आई थी। वहीं दूसरी तरफ डेव और नैन्सी अपने काम को अंजाम देके बड़े खुश होते हैं और वो आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी बाहर से स्क्विग्स और उसका बेटा डेव पे रेसिस्ट कमेंट करता है और उसके विंडोज पे टोमेटो वगैरह भी फेंकता है। डेव इससे गुस्से में बाहर जाता है और स्क्विग्स को भला बुरा कहता है, लेकिन दोनों ही वहां से फरार हो जाते हैं। डेव इस सबसे काफी परेशान हो चुका था और वो नैन्सी से कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन ऐसे चोरी छुपे नहीं। मतलब नैन्सी को कमिट करना होगा कि वो फ्रेड को छोड़ देगी और डेव से शादी करेगी। अगर नैन्सी कमिट नहीं कर सकती तो वो इस सबसे बाहर है। लेकिन नैन्सी, जो कि फ्यूचर का नहीं सोच रही थी, वो फ्रेड को छोड़ने से मना करती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आके वो सोफे पे सो जाती है और जब फ्रेड आता है वो पूछता है कि नैन्सी का आउटिंग कैसा रहा, जिसपे नैन्सी झूठ बोल देती है कि हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत मजे किए हम। ये सुन के फ्रेड और भी ज्यादा उदास हो जाता है। खैर, अगली सुबह नैन्सी बैंक में कॉल करके पता लगाती है कि फ्रेड ने अपने सीक्रेट क्रेडिट कार्ड से एक सामान परचेज करा है फॉर जैनसन ज्वेलर्स और अब उसे विश्वास हो गया था कि फ्रेड उस पे चीट कर रहा है और ये ज्वेलरी पक्का किसी और लड़की के लिए है। लेकिन जब वो अपने बेडरूम में आती है तो उसे बेड पे एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है और उसके अंदर उसे जैनसन ज्वेलर्स का एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर नैन्सी के वही ब्रेसलेट के पीसेस थे जो वो पिछले रात ऑफिस में फेंक आई थी।
फ्रेड अब आराम से नैन्सी से बात करता है और पूछता है कि ऐसा आखिर हुआ क्या कि नैन्सी उस पर जासूसी करने लग गई है। बेसिकली यहाँ इन ए वे वो नैन्सी को समझा देता है कि वो उस पर चीट नहीं कर रहा है और वो कभी भी कुछ जानबूझ के छुपाया नहीं है। नैन्सी भी अब अपनी गलती पे शर्मिंदा थी क्योंकि उसने फ्रेड पे बहुत शक किया और ऐसे में दोनों वापस अपनी शादी को एक और चांस देने का प्लान करते हैं। ऑल्दो ध्यान रहे कि नैन्सी यहाँ वाकई में फ्रेड पे चीट कर चुकी है, लेकिन क्या फ्रेड भी उस पे चीट कर रहा है? वेल, हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिटेल बता दूं कि नैन्सी का जो वो ईयररिंग जिसके लिए वो कैंडी को अक्यूज करी थी, वो उसे उसी के घर में एक बटन्स वाली जार में मिल जाता है। इस सबसे नैन्सी समझ गई थी कि वो बेकार में ही दूसरों पे शक करके उन्हें अक्यूज करती है और अब वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए भी वो वापस अपने रिश्ते पे फोकस करने का सोचती है। अब स्कूल में भी डेव और नैन्सी एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं और दोनों के बीच बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मिस जरूर करते थे। खैर एक रोज एक गेट टुगेदर के दौरान पास्टर की वाइफ नैन्सी से पूछती है कि हैरी इस बार टुलिप फेस्टिवल में परफॉर्म करेगा ना, जिस पे ये फैमिली काफी एक्साइटेड हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि हॉलैंड में एक ट्यूलिप फेस्टिवल होता था जहां बच्चे डांस वगैरह परफॉर्म करते थे वुडन शूज पहन के। तो हाँ, इस बार हैरी भी परफॉर्मेंस देने वाला था। एनीवेज उस रात को नैन्सी और फ्रेड इंटीमेट होते हैं, लेकिन नैन्सी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो तो डेव के बारे में सोचती रहती है। अब कुछ दिन बाद नैन्सी डेव को कॉल करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो फ्रेड को छोड़ देगी और वो अब इस शादी में नहीं रह सकेगी। इस शादी से नैन्सी सफोकेट होने लगी थी और उसे बस उसके बेटे की कस्टडी चाहिए, बाकी वो अब डेव के साथ रहना चाहती थी। डेव कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर नैन्सी फ्रेड को छोड़ेगी तो मोस्ट प्रोबेबली हैरी की कस्टडी फ्रेड को ही मिलेगी। इसलिए अगर वो पहले फ्रेड के अफेयर्स का कोई क्लूज ढूंढे तो शायद वो सारे शर्तें अपने तरीके से रख सकेगी। मतलब इन द कोर्ट वो प्रूव कर पाएगी कि फ्रेड ही बुरा है और इस तरह से हैरी की कस्टडी नैन्सी को मिल जाएगी। बस फिर क्या था, ये दोनों फ्रेड के पीछे लग जाते हैं उसके ग्रीनविल ट्रिप पे, जहां अब ये मिलके उसके अफेयर्स का प्रूफ इकट्ठा करेंगे। तो हाँ, फ्रेड अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है और नैन्सी भी हैरी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। वो कैसे भी करके अपनी दोस्त को मना लेती है कि वो एक दिन के लिए हैरी का ख्याल रख ले और उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। देन वो कार लेके निकल पड़ती है डेव के साथ फ्रेड का पीछा करने। अब ये दोनों फ्रेड की कार का पीछा करते हैं और देखते हैं कि फ्रेड अलग अलग शॉप्स से शॉपिंग कर रहा है और चलते चलते ये उसके होटल तक पहुंच जाते हैं। अब फ्रेड होटल के बार में ड्रिंक करने लग जाता है और डेव भी उसके पीछे पीछे बार में घुस जाता है। उसी दौरान नैन्सी कैसे भी फ्रेड की रूम की का जुगाड़ कर उसके रूम में घुस जाती है एंड देन वो वहीं पे सारा सामान चेक करती है जो फ्रेड ने अभी अभी खरीदा था। इसमें उसे एडल्ट टॉयज, कॉस्ट्यूम्स और डॉग फूड मिलता है। नैन्सी कुछ ठीक से समझ तो नहीं पाती, लेकिन वो इन सारी चीजों की पिक्चर जरूर खींच लेती है। वहीं बार में डेव फ्रेड की बातों को ध्यान से सुनता है ताकि नैन्सी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। इनफैक्ट वो फ्रेड को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस सब के बावजूद फ्रेड उसे नहीं पहचान पाता और वो जल्दबाजी में बार से निकल पड़ता है अपने रूम में जाने के लिए। ऐसे में डेव जल्दी से नैन्सी को कॉल करके आगाह कर देता है और समय रहते ही वो रूम से बाहर निकल कॉरिडोर में छुप जाती है। वहीं फ्रेड यहाँ पहुंच जाता है कि तभी उसे अपनी वाइफ नैन्सी के फोन की घंटी सुनाई देती है और वो चेक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक नैन्सी होटल से एग्जिट ले चुकी थी। मतलब ये काफी क्लोज कॉल था, लेकिन लकीली दोनों बच जाते हैं। खैर अब नैन्सी उस रात को अपने कार में ही बिता देती है और वो जल्दी जल्दी हैरी को स्लीप ओवर से पिक करने चली जाती है। वहीं डेव डिसाइड करता है कि वो फ्रेड को आगे फॉलो करेगा और कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा। खैर अब कहानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जहां सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, लेकिन मैं आपको एक एक करके बातें समझाऊंगा। शुरू करते हैं नैन्सी से। तो घर आते वक्त नैन्सी को कुछ रियलाइज होता है और वो फ्रेड का मॉडल वाला रूम चेक करती है। मॉडल में भी एग्जैक्टली वैसा ही एक घर था जो फ्रेड के पास से मिले फोटोग्राफ में था। मैंने आपको बताया था ना, लेसी एन फ्रॉम बोलोग्ना क्वीन वाला घर, तो हाँ वही था। और नैन्सी का दिमाग तो तेज था ही, तो वो सोचती है कि फ्रेड शायद इसी लेसी एन के साथ अफेयर कर रहा है, क्योंकि बस यही एक कनेक्शन था जो सारी चीजों को जोड़ रहा था। ऐसे में नैन्सी लेसी के नंबर पे कॉल करके उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन फोन के उस साइड से कोई बताता है कि 3 साल पहले लेसी एन को किसी ने खत्म कर दिया था और पुलिस को सिर्फ उसकी बॉडी ही मिली थी। इनफैक्ट ये लेडी येल की थी, मतलब यहाँ की थी भी नहीं। अब इस बात को सुनकर नैन्सी काफी शॉक में आ जाती है और वो एक फोटोग्राफ की एक लेडी को देख के उसी का घर मॉडल में भी आइडेंटिफाई कर लेती है, जो शायद फिशर में रहती है। अब नैन्सी उन मॉडल्स के सारे घरों की जांच पड़ताल करती है और उसे कुछ सीरियल नंबर्स लिखे मिलते हैं, जिसमें से एक सीरियल नंबर उसी पार्किंग टिकट का होता है जो बहुत दिन पहले नैन्सी को फ्रेड के पॉकेट में से मिला था। नैन्सी अब इंटरनेट पे सर्च करती है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि जिस जिस जगह की पार्किंग टिकट की नंबर्स यहाँ लिखी हुई थी, वहाँ हर साल कोई न कोई औरत का कत्ल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नैन्सी को समझते देर नहीं लगती कि फ्रेड चीटिंग नहीं करता है, बल्कि वो तो सीरियली लड़की को टारगेट कर उनका शिकार करता है। अब नैन्सी तुरंत ये सारी बातें डेव को बताना चाहती थी, क्योंकि अपेरेंटली उसकी भी जान को खतरा हो सकता था, और वो डेव को कॉल करने लगती है। वहीं अगर हम डेव पे आए तो वो फ्रेड का पीछा करते करते किसी
सुनसान से जंगल वाले घर तक पहुंच चुका था और वो अपना कैमरा लेके फ्रेड के पीछे लग चुका था। फ्रेड वहां किसी लड़की से मिलने आया था और वो लड़की भी बड़े प्यार से फ्रेड का स्वागत करती है। अब क्योंकि डेव कैमरा लेके कार से निकल चुका था और उसका फोन कार में ही रह गया था, इसलिए वो नैन्सी का कॉल उठा नहीं पाता। और जैसे ही डेव उस लड़की के घर के अंदर घुसता है, उसे कई सारे डॉग्स वही फूड खाते हुए दिखते हैं जो फ्रेड लाया था। नाउ बेडरूम में क्या हो रहा था? वेल, फ्रेड उस लड़की को समाप्त करके काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, नाउ अनफॉर्चुनेटली फ्रेड डेव को देख लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच वो कुत्ता भी अपनी मालकिन का खून ही पीने लग गया था और दोनों लोग लड़ते लड़ते विंडो से बाहर गिर जाते हैं। बाहर डेव के हाथ में एक नाइफ लगता है और वो उसी से फ्रेड को स्टैब कर देता है, लेकिन फ्रेड उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब डेव एक नदी किनारे पहुंच जाता है जहां फ्रेड भी आता है और इनके बीच हाथापाई होती है, बट डेव किसी तरह फ्रेड को पानी में डुबा देता है। नाउ इस पॉइंट तक फ्रेड को भी काइंड ऑफ पता चल चुका था कि नैन्सी और डेव साथ में काम कर रहे थे। खैर, फ्रेड के पानी में डूबते ही डेव वहां से वापस टाउन आ जाता है और वो नैन्सी के पास आके कहता है कि उसने फ्रेड को सारे प्रूफ्स वगैरह दिखा के डरा के भगा दिया है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मतलब यहाँ डेव सच नहीं बताता कि उसने तो फ्रेड को डुबो के खत्म कर दिया है, शायद इसलिए क्योंकि वो पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। नैन्सी भी ये बात मान लेती है कि हाँ, फ्रेड हमेशा के लिए भाग गया है और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हैरी के ट्यूलिप फेस्टिवल के परफॉर्मेंस के बाद ही ये तीनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे और कभी वापस हॉलैंड नहीं आएंगे। अब इस हादसे को कई दिन हो जाते हैं और हैरी हमेशा अपने फादर के बारे में पूछता रहता है, जिसपे नैन्सी बहाने बना देती थी। और वहीं डेव भी अब बहुत डर के जीने लगा था, इतना कि वो अपना गन भी वापस निकाल लिया था जिसे वो कई सालों पहले जमीन में दफना दिया था। डेव को अब अजीब तरह के नाइटमेयर्स भी आने लगे थे। इनफैक्ट उसे अजीब हैलुसिनेशंस भी हो रहे थे, जैसे कई सारे डॉग्स उस पर अटैक कर रहे हो एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कि प्रूव करता है कि भैया उसका ट्रॉमा बहुत हद तक बढ़ चुका था। खैर, ट्यूलिप फेस्टिवल का दिन आ गया था और हैरी का परफॉर्मेंस भी था। नैन्सी भी ग्वेन के साथ फेस्टिवल देखने आती है तो उसे पता चलता है कि इन कपल ने फ्रेड को भी देखा है फेस्टिवल में। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के नैन्सी काफी परेशान हो जाती है और जैसे ही हैरी का परफॉर्मेंस खत्म होता है वो उसे लेने निकल पड़ती है। अब भीड़ में हम व्यूअर्स को भी फ्रेड दिखाई देता है। नाउ डेव भी फेस्टिवल में था तो उसे भी फ्रेड दिखाई देता है और वो अपना गन लेके फ्रेड का पीछा करने लगता है। हम भी देखते हैं कि फ्रेड अपने बेटे को हक कर रहा था और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। लेकिन इतने में नैन्सी डेव के पास गन देख लेती है और इससे डर के वो अपने बेटे को लेके अपने रेंटेड अपार्टमेंट में चली जाती है। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि नैन्सी फ्रेड के डर से अपना घर भी बदल ली थी। वहाँ दोनों अपने घर में छिप जाते हैं और डेव भी इनके पीछे आता है, लेकिन उसका उद्देश्य कोई गलत नहीं था, वो बस फ्रेड से इनको प्रोटेक्ट करना चाहता था। अंदर भी हैरी बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था कि आखिर वो ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन नैन्सी बस इतना ही कह रही थी कि हैरी को अपनी माँ पे भरोसा करना होगा। तो आगे हैरी को अपनी माँ के पास में वही ब्लोगना क्वीन वाला फोटोग्राफ दिखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ शायद सच में कोई बड़ी गड़बड़ है। तभी डेव बाहर से दरवाजा खटखटाता है और अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नैन्सी उसे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। खैर, दरवाजे के बाहर से डेव नैन्सी को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे फ्रेड लड़कियों को मार रहा था और उसने सेल्फ डिफेंस में फ्रेड को चोट पहुंचाया था। उसे लग रहा था कि फ्रेड समाप्त हो गया है, लेकिन अब वो वापस आ गया है। ये सुन के नैन्सी उससे नाराज होती है कि उसने झूठ बोला, लेकिन वो डेव को अंदर आने देती है। डेव अंदर आके पुलिस को कॉल करने लगता है क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन नैन्सी उसे ऐसा करने नहीं देती। इसी चक्कर में एक टेलीविजन डेव के सर पे गिरता है और वो चोटिल हुई जमीन पे बैठ जाता है। डेव यहाँ डरते हुए कहता है कि उसे फ्लोर पे कई सारे डॉग्स दिख रहे हैं, लेकिन नैन्सी उसे समझाती है कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नैन्सी तुरंत हेल्प बुलाने जाती है, लेकिन अब तक पूरे घर में नैन्सी को हैरी भी नहीं दिखता और जब वो उसे बाहर ढूंढने जाती है तो वो उसे अपने डैड के साथ देखती है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेड वापस आ चुका था और वो हैरी को कार में जाकर बैठने को कहता है। तभी फ्रेड नैन्सी को वापस से ब्रेन वॉश करता है और कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो लोगों को खत्म करता था, बल्कि मैं अच्छा इंसान हूँ जो एक फैमिली मैन है, इसलिए अब हम वापस आ जाएंगे और फैमिली को वापस से स्टार्ट करेंगे। इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाकर फ्रेड वापस से नैन्सी को लेके कार में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। अब चलते चलते नैन्सी कोड वर्ड्स में कहती है कि हैरी बकल अप, और ये सुनते ही हैरी कार से उतर के भागने लगता है और वहीं आखिरी बार के लिए नैन्सी फ्रेड को कन्फ्रंट करती है, लेकिन इस बार उस पे डेव की गन थी। इस मोमेंट पे भी फ्रेड नैन्सी को मैनिपुलेट कर रहा था कि अगर वो इनके साथ नहीं होगा तो इनकी लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन इस बार नैन्सी फ्रेड की एक भी बकवास नहीं सुनती और दोनों में मारपीट होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान नैन्सी फ्रेड के एक ईयर में शूट कर देती है, लेकिन इससे भी जब फ्रेड नहीं रुकता तो नैन्सी हैरी के वुडन शूज से मार मारकर फ्रेड की जान ही ले लेती है। तो हाँ, इस पॉइंट पे अब माँ बेटे दोनों फाइनली आजाद थे। ये दोनों वापस रेंटेड अपार्टमेंट में आते हैं, क्यों? डेव को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन डेव तब तक गायब हो चुका था। मतलब नैन्सी और हैरी अकेले ही घर पे रहते हैं।